पहले तो जो कल असाइनमेंट आपको दी गई थी वो असाइनमेंट चेक करूंगा मैं, उसके बाद फिर आज के लेक्चर की तरफ चलेंगे। कल की असाइनमेंट हमारी ये थी, कल हमने सीखा क्या था? कल हमने टाइप्स ऑफ फॉर्म सीखा पहले कि परफेक्ट कंपटीशन की फॉर्म है, इम्परफेक्ट कंपटीशन की फॉर्म है। उसके बाद हमने फर्दर देखा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, और इस तरह इम्परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। फिर हमने ये सीखा कि इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करने के लिए रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। कल का लेक्चर हमने रेवेन्यू के लिए एलोकेट किया था। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू पढ़े, जिनमें टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। हमने ये कंसेप्ट टोटल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, ये टेबल्स के जरिए से भी समझे, कैलकुलेशन करके। हमने प्राइस और क्वांटिटी को रखा टेबल में, और उसके बाद टोटल रेवेन्यू भी कैलकुलेट किया, मार्जिनल रेवेन्यू भी कैलकुलेट किया, एवरेज रेवेन्यू, और फिर उसके बाद कर्व भी ड्रॉ किया। जो कर्व था वो परफेक्ट कंपटीशन के केस में हॉरिजॉन्टल लाइन थी। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एक ही चीज थे, एक ही लाइन बन रही थी। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी हमने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया, मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट किया, एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट किया। लेकिन जब इम्परफेक्ट कंपटीशन का रेवेन्यू कर्व ड्रॉ किए तो हमें पता चला कि इम्परफेक्ट कंपटीशन का रेवेन्यू कर्व डिफरेंट है परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व से। परफेक्ट कंपटीशन का रेवेन्यू कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इम्परफेक्ट कंपटीशन का रेवेन्यू कर्व जो थे मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, वो डाउनवर्ड लाइंस हैं। परफेक्ट कंपटीशन के केस में मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एक ही कर्व बनता था। इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू डिफरेंट कर्व्स हैं। और पहले कौन सा कर्व आता है? एवरेज रेवेन्यू, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू। यानी मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा स्लोप उसका डाउनवर्ड है एवरेज रेवेन्यू की निस्बत। ये हमने कल कंसेप्ट स्टडी किए थे। एंड में मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आपने टेबल की मदद से पहले परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करने हैं, फिर टेबल के बगैर परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करने हैं। दूसरे नंबर पे टेबल के साथ इम्परफेक्ट कंपटीशन का रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करने हैं, और फिर टेबल के बगैर इम्परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करने हैं। यानी टोटल 4 डायग्राम आपसे रिक्वायर्ड थी। 2 डायग्राम में कर्व विद टेबल और 2 डायग्राम्स में कर्व विदाउट टेबल। ये अपने सामने रखिए असाइनमेंट, ताकि मैं इसको चेक कर लूँ। जी मेरे भाई, असाइनमेंट किधर है आपकी? दिखा, जल्दी दिखाते जाए। एक्सरसाइज भाई, टेबल किधर है? ये तो अभी बैठे बैठे आपने 1 मिनट में लाइनें लगा दी होंगी। और परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम किधर है? एक घर से करके नहीं आए, घर से करने वालों का ये नहीं होता असाइनमेंट। ये शाबाश, हाँ ये टेबल है हमारा, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल प्राइस, करेक्ट। और ये टेबल के बगैर आपने बना दिया। टेबल के बगैर प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं कि आइंदा हमने जो डायग्राम ड्रॉ करनी है वो टेबल के बगैर करनी होगी। टेबल के साथ डायग्राम बनवाने का पर्पस यह है कि आप एक दफा मेंटली सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ, अगर टेबल के साथ भी बनाए तो इसी तरह की डायग्राम बनेगी। जब एक दफा आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ सर ठीक पढ़ा रहे थे, इसी तरह डायग्राम बनती है टेबल के साथ, तो फिर आइंदा हम टेबल के बगैर डायग्राम बनाएंगे। जी, एग्जाम में अगर कहे हमें कर्व बना के बताओ, टेबल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? देखेंगे रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है। अगर रिक्वायरमेंट में कह रहा है विद द हेल्प ऑफ टेबल, तो फिर विद द हेल्प ऑफ टेबल बताएंगे। अगर कह रहा है टेबल्स रिक्वायर्ड नहीं है, टेबल नहीं बताएंगे। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन में वो कह देता है कि एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कुछ क्वेश्चन में कहता है डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसको सॉल्व करना है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन की किधर है मेरे भाई? हाँ शाबाश, इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैलकुलेशन आपने कर ली, ठीक है, गुड, एक्सीलेंट, बेहतरीन। एंड पे आपने नाम भी लिख दिए, परफेक्ट है, शाबाश। जी, आप में से भी कोई स्टूडेंट दिखाते मुझे, कोई स्टूडेंट दिखाते। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। लेबलिंग भी बिल्कुल ठीक की है, टेबल के साथ और टेबल के बगैर, शाबाश। यहाँ पे आपने कैलकुलेशन की, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू आप एंड पे ले गई हैं। वैसे कोई इश्यू तो नहीं है, लेकिन
क्वांटिटी और प्राइस के फौरन बाद अगर टोटल रेवेन्यू आ जाए वो ज्यादा बेहतर है, कैलकुलेशन में आसानी होती है। बहरहाल कोई इशू नहीं है इसमें। एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू करेक्ट। जी मेरे भाई आप दिखा दीजिए टेबल के साथ एवरेज रेवेन्यू। चलिए करेक्ट, शाबाश, ठीक है। चलिए क्या हम सारे अब इस बात पे एग्री करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम रेवेन्यू कर्व बनाएंगे तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व बनाएंगे तो डाउनवर्ड कर्व्स आएंगे? इस पे मुतमिन, सेटिस्फाइड? असाइनमेंट का पर्पस यही था। जी आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए हाँ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन। AR और MR ये तो पता चल गया किसको कह रहा है। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। इम्परफेक्ट, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट में ज्यादातर दुकानें परफेक्ट कंपटीशन वाली होती है कि इम्परफेक्ट वाली? आपने कहा इम्परफेक्ट वाली, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि लिख के लगाया और फिक्स प्राइस शॉप। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन की आगे बहुत सी टाइप्स हैं जो हमने अभी नहीं पढ़नी हमने, उनमें से एक मोनोपोली भी है। तो फॉर द टाइम बिंग हम इसको मोनोपोली नहीं पढ़ रहे बल्कि इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं। तो बताइए रिलेशनशिप क्या है एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू का इम्परफेक्ट कंपटीशन में? फिर रिलेशनशिप ये है कि दोनों का स्लोप डाउनवर्ड होता है और मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप ज्यादा डाउनवर्ड होता है एवरेज रेवेन्यू की निस्बत, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू की निस्बत। ये रिलेशनशिप है सिंपल। और अगर यही उसने हमसे पूछे कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या रिलेशनशिप है तो हम कहेंगे कि सेम है तीनों ये। लेकिन अगर 6 नंबर के साथ पूछ ले तो फिर जाहिर है हमें उसको टेबल और डायग्राम भी बना के देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बना लेंगे टेबल, कोई मसला तो नहीं है। 1 2 3 4 5 5 5 5 और उसके आगे कैलकुलेशन कर दे, सारी छाप दे। और कोई क्वेश्चन? जी मैम। जी 72 में, हाँ 72 में वेरी लॉन्ग रन की डेफिनेशन है एक, ये अभी आपने नहीं करनी। एक्सोजिनस फैक्टर्स इसमें टर्म यूज हो रही है, मैं वेरी लॉन्ग रन अभी पढ़ा ही नहीं रहा आपको। इसके साथ लिख दे पेंडिंग। कभी कभार ऐसा होता है ना चलते चलते किसी कंसेप्ट को मैं आपको पेंडिंग करवा देता हूं। आपको याद है चैप्टर 2 में एंड में कंसेप्ट था वो पेरिशेबल गुड्स वाला, वो पेंडिंग करवा दिया था। फिर चैप्टर 3 के बाद वापस आके करवाया भी था, ठीक है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी का कंसेप्ट यूज हो रहा था जो कि इलास्टिसिटी का टॉपिक पढ़े बगैर समझ में नहीं आना था। तो इसी तरह कुछ कंसेप्ट अगर ऐसे आते हैं फॉर द टाइम बिंग हम उन्हें पेंडिंग कर देंगे, बाद में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि शायद इनको समझने के लिए जो कंसेप्ट चाहिए अभी हमने वो नहीं सीखा। तो इसके साथ भी लिख दे पेंडिंग, ठीक है, ताकि आपकी निशानदेही रहे कि ये कंसेप्ट अभी हमने नहीं किया। अगर मैं भूल भी जाता हूं आप मुझे हाईलाइट करवा सके चैप्टर एंड पे कि सर इस चैप्टर में भी ये कंसेप्ट रहता। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चले। कल के लेक्चर में हमने ये सीखा था कि अगर हम फर्म इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हमें 2 तरह के कर्व्स चाहिए होंगे, 2 तरह का डाटा चाहिए होगा, रेवेन्यू का और कॉस्ट का। क्योंकि फर्म का इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, दैट लेवल ऑफ प्राइस एंड आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। और प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों से मिलकर बनता है। तो इसीलिए मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रेवेन्यू को भी सामने रखना पड़ेगा, कॉस्ट को भी सामने रखना पड़ेगा, फिर मैक्सिमम प्रॉफिट वाली फिगर सामने आएगी, सिचुएशन सामने आएगी, पिक्चर। कल के लेक्चर में रेवेन्यू पढ़ लिया, परफेक्ट कंपटीशन में भी इम्परफेक्ट में भी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट के बारे में। और कॉस्ट के बारे में पहली चीज ये जहन में रखिए
कि चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, दोनों सूरतों में कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम रहेगा। कॉस्ट के कर्व परफेक्ट या इम्परफेक्ट की वजह से चेंज नहीं होते। रेवेन्यू के कर्व्स परफेक्ट और इम्परफेक्ट की वजह से चेंज होते हैं। कॉस्ट के कर्व परफेक्ट इम्परफेक्ट की वजह से चेंज, वो चाहे परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म है चाहे इम्परफेक्ट वाली है, वो दोनों सूरतों में सेम होगा। भैया आप खुद सोचिए, अगर हमारी एक फर्म है, हम किसी के पास अपना रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जाएं और हम कहें सर हमने अपनी प्राइस फिक्स रखी हुई है इसलिए हमें सस्ती चीजें दें, और दूसरी फर्म कहे सर हम तो जब प्राइस अपनी चेंज करते रहते हैं हमें सस्ती दें, क्या वो सप्लायर को इस चीज से फर्क पड़ता है? नहीं, वो कहेगा भाई मेरी बिला से आप प्राइस फिक्स रखें या ना रखें, मैंने तो आपको चीजें एक ही रेट पे देनी है। तो जब हम चीजें खरीद रहे होते हैं, हमारी जो कॉस्ट इनकर हो रही होती है वो इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होती कि हमारी प्राइस फिक्स है या चेंज हो रही है। इसीलिए कॉस्ट कर्व जो होते हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर जो होता है, वो चाहे परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म है चाहे इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म है, दोनों फर्म में एक जैसे कर्व्स होंगे। ये बात समझ आ गई? पहला सूत्र। अब दूसरा, आगे चलते हैं। कल हमने पहले कंसेप्ट सीखा था रेवेन्यू में, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। कितनी तरह के रेवेन्यू सीखे थे? कौन कौन से? टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज। अच्छा मुझे बताइए, अकाउंटेंट्स जब फैसला करते हैं वो किस बेस पे करते हैं? तो अकाउंटेंट्स जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, किसी कंपनी का प्रॉफिट निकालना होता है, किस बेस पे फैसला करते हैं? टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू की बेस पे, या एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू की बेस पे? टोटल कॉस्ट में। आपसे कहा जाता है भाई ये डाटा है कंपनी का, बताओ प्रॉफिट कितना है, आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, फर्क कहते हैं कि ये प्रॉफिट है। एवरेज और मार्जिनल तो नहीं करते। लेकिन याद रखिए, इकोनॉमिक्स में जब हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, हमारे लिए अल्टीमेटली पहुंचते हम टोटल प्रॉफिट के ऊपर ही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए हम एवरेज और मार्जिनल को कंसीडर करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए टोटल को कंसीडर नहीं करते। यानी हम डिसीजन करेंगे एवरेज और मार्जिनल की बेस पे, इनडायरेक्टली टोटल प्रॉफिट ही बढ़ रहा होगा, लेकिन डिसीजन की बेसिस क्या होगी हमारी? एवरेज और मार्जिनल। इकोनॉमिस्ट याद रखें, इकोनॉमिस्ट के लिए टोटल की बजाय डिसीजन मेकिंग के लिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा अहम है। उसी तरह कॉस्ट में हम ये सीखेंगे कि इकोनॉमिस्ट के लिए डिसीजन मेकिंग करते हुए एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा अहम है टोटल कॉस्ट की निस्बत। अब ये क्यों ज्यादा अहम है, ये आगे सब्जेक्ट में चलेंगे फिर ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल रूल बता रहा हूं आपको। इसीलिए आपने देखा कल हमने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किए तो मैंने उसी पे बस नहीं कर दिया, आपको मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू भी कैलकुलेट करवाया, ठीक है। और फिर कर्व भी जो बनाए थे, किसके बनाए थे भला? टोटल रेवेन्यू का कर्व नहीं बनवाया था आपसे? क्योंकि मुझे पता है बाद में डिसीजन मेकिंग हमने इसकी बेस पे करनी है, टोटल की बेस पे डिसीजन मेकिंग करनी होती तो आपसे टोटल के कर्व बनाते हैं। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू कर पढ़ लिया। आज ने टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कितनी है टाइप्स ऑफ कॉस्ट? 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। बिल्कुल जिस तरह रेवेन्यू थे, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, उसी तरह टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। अब मुझे बताइए, इकोनॉमिस्ट के लिए इन तीनों में से कौन सी वाली कॉस्ट अहम होगी? मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। तो अब इनका एनालिसिस करते हैं। मुझे बताइए, कल हमने टोटल रेवेन्यू का कंसेप्ट पढ़ा था। टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू आउटपुट या क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस या एवरेज रेवेन्यू, एक ही बात है। प्राइस या एवरेज रेवेन्यू एक ही बात है ना। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये कल आपको बताया हुआ है ना? हाँ, लिखवाया भी था, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू हमेशा इक्वल होती हैं। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा इक्वल होती हैं। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन में ट्रू है, परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू सेम होते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन में फॉल्स है।
इम्परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू सेम नहीं होता है। तो टोटल रेवेन्यू का फार्मूला है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। वही फार्मूला यहाँ पे है। टोटल कास्ट का क्या फार्मूला, आउटपुट या क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कास्ट। कल में एवरेज रेवेन्यू था, आज एवरेज कास्ट आ गया। कंसेप्ट वही, यानी आपके पास एक यूनिट की कास्ट है, आप टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल कास्ट आ जाएगी। तो टोटल कास्ट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला क्या है, आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एवरेज। एवरेज कास्ट को ऐसे लिख रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो बता दें, मैं पूरा लिख देता हूं एवरेज कास्ट, टाइम बचाने के लिए हम, ताकि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट डिस्कस कर दें, हम ये एब्रीविएशन यूज कर लेते हैं। आपने कोशिश करनी है कि डायग्राम के अलावा हत्तुल इम्कान कोशिश ये करें कि पूरा लफ्ज लिखा करें। एक दूसरा फार्मूला भी है टोटल कास्ट का, जो आपने पढ़ा होगा काउंटिंग में। वो क्या है, टोटल कास्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट वैसे पता नहीं क्यों उन्होंने इकोनॉमिक्स में डाल दिया, हालांकि ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। बहरहाल पढ़ लेते हैं। उन्होंने शायद इसलिए उन्होंने कहा कि कंफ्यूज ना हो जाए स्टूडेंट को। टोटल कास्ट इज, भाई इस फार्मूले से एग्री करते हैं, टोटल कास्ट इज इक्वल टू फिक्स कास्ट प्लस। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि फिक्स कास्ट क्या होती है, आउटपुट हो या ना हो। ये भाई कह रहे हैं कि सर आउटपुट हो या ना हो वो हमने इनकर करनी ही होती है। आउटपुट हो या ना हो, आउटपुट कम हो या ज्यादा हो, वो करनी ही करनी है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो वेरी करेगी। अगर तो आपकी आउटपुट हो रही है तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, आउटपुट नहीं हो रही वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। आउटपुट ज्यादा हो रही है वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, आउटपुट कम हो रही है वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। यह है वेरिएबल कॉस्ट। भाई फिक्स कॉस्ट की कोई एग्जांपल दे सकते हैं, रेंट ऑफ बिल्डिंग। अब जाहिर है ये बिल्डिंग फॉर एग्जांपल अगर रेंट पे है बिल्डिंग, तो इसमें चाहे स्टूडेंट कोई पढ़े या ना पढ़े, ओनर को इससे गर्ज नहीं हो, कहेगा भाई मुझे तो मेरा रेंट दीजिए। और चाहे कम स्टूडेंट पढ़े या ज्यादा पढ़े, ओनर को इससे भी गर्ज नहीं। यह है फिक्स्ड कॉस्ट। और क्या एग्जांपल है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाते हैं, प्रोडक्शन हो या ना हो, इससे इंश्योरेंस कंपनी वालों को कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, वो अपने इंश्योरेंस ले लेंगे। अच्छा, अब वेरिएबल की बताइए, वेरिएबल कॉस्ट की क्या एग्जांपल है, जो आउटपुट के साथ बढ़ती हैं। आउटपुट ज्यादा होगी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, आउटपुट कम होगी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मटेरियल की कॉस्ट, जैसे वेजेस, वर्कर्स को सैलरीज, वही सैलरी कह लें वेजेस कह लें। ठीक है, वो अगर तो वर्कर्स जो है वो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आप उनको हायर करके वेजेस देंगे, वरना नहीं देंगे। हाँ, अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा, कुछ हमारे एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो कि ऑफिस में रखे होते हैं हमने, वो इस पर्पज के लिए कि प्रोडक्शन हो या ना हो उनको हमने रखना ही रखना है, दूसरे पर्पज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, वो फिक्स कॉस्ट में हो जाएगा। वेरिएबल एग्जाम में सबसे बड़ी पहचान कि कास्ट कोई फिक्स कास्ट है कि वेरिएबल कास्ट है, सबसे बड़ी पहचान ये है कि देखें कि जब आउटपुट जीरो है कितनी कास्ट है। जीरो आउटपुट पे जितनी भी कास्ट होगी सारी की सारी फिक्स कास्ट है, फिक्स कास्ट है। ठीक है, और जब 0 से 1 पे पहुंचेंगे तो जितनी भी कास्ट इंक्रीज हुई सारी की सारी वेरिएबल है, सारी की सारी वेरिएबल है। ये बात समझ आई। अगर एक तो तरीका है फिक्स कास्ट वेरिएबल कास्ट पहचानने का, एक तो तरीका ये है नेचर ऑफ एक्सपेंस से पहचान लें कि रेंट है फिक्स्ड है, लेबर है वेरिएबल। एक तरीका यह डाटा से भी पहचाना जा सकता है, जीरो आउटपुट पे जितनी भी कास्ट होगी वो सारी की सारी फिक्स कास्ट होगी। तो फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट समझ आ गया। टोटल कास्ट के दोनों फार्मूले बता दिए, दोनों तरह से कैलकुलेट हो, एग्री करते हैं, दोनों तरह से कैलकुलेट हो सकते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कास्ट और इम्प्लिसिट कास्ट। एक्सप्लिसिट कास्ट और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियरली, जो जाहरी तौर पे हो।
इम्प्लिसिट का मतलब जो छुपी हुई हो, कास्ट है लेकिन छुपी हुई है। सिमिलर कंसेप्ट मैंने आपको कुछ और अल्फाज में समझाया हुआ है। एक्सप्लिसिट कास्ट का मतलब ये है ऐसी कास्ट जो हमें हमारे हाथ से जाती हुई नजर आ रही हो। जैसे आप कोई भी चीज परचेज करते हैं जितना कैश पे करते हैं। इम्प्लिसिट कास्ट वो है जो हमें हाथ से जाती हुई नजर नहीं आती लेकिन हमारा खर्चा हुआ होता है। ठीक है, नहीं टैक्स भी हम पे करते हैं। अपॉर्चुनिटी कास्ट, शाबाश। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं हफीज सेंटर जाता हूं और हफीज सेंटर मैंने लैपटॉप खरीदना है, हफीज बाइक पे गया हफीज सेंटर और 60,000 बाइक है, 40,000 की खरीदी नई बाइक, और मैं हफीज सेंटर गया पार्क की और मैंने कहा चलो 20 रुपये बचाते हैं, मैंने कोई टिकट उसका नहीं लिया पार्किंग टिकट, और अंदर जाके 60,000 का लैपटॉप लिया, बाहर आया देखा बाइक गायब। अब मैं घर वापस आ गया, हमसाये ने मेरे से पूछा सर ये लैपटॉप कितने में आपको पड़ा? 1 लाख। मैं कहूँगा 1 लाख? 1 लाख कैसे? सुने 20 रुपए नहीं भैया, वापस आने में पेट्रोल का भी तो खर्चा लगना था, उसको नेट कर ले। 12 मेन कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। इसमें से 60, वो कहेगा अच्छा सर दिखाएं, मैं कहूँगा ये 60,000 रसीद है जो मैंने दुकानदार को 60,000 अपने हाथ से दिया, मेरी जेब से आउटफ्लो हुआ और उसने मुझे रसीद दी, ये 60,000। ये क्या है? एक्सप्लिसिट कास्ट। क्लियरली जो आउटफ्लो, जो मेरी जेब से निकल के पैसे कैश की शक्ल में दूसरे के पास गए, ये होता है एक्सप्लिसिट कास्ट। और इम्प्लिसिट कास्ट क्या है? जो मैंने कैश की शक्ल में पे नहीं किए लेकिन मेरा खर्चा जरूर हुआ। मेरी बाइक जो गुम 40,000 वो है, 40,000 जो है वो इम्प्लिसिट कास्ट है और 60,000 एक्सप्लिसिट कास्ट है। एक्सप्लिसिट कास्ट इम्प्लिसिट कास्ट में फर्क समझ आया? एक बंदा 10,000 रुपए की नौकरी पे लगा है, वो उस 10,000 की नौकरी को छोड़ के बिजनेस करता है और ये बिजनेस का रिजल्ट आपके सामने लिख रहा हूं। सेल्स उसने की 20,000 की और कॉस्ट जो उसके खर्चे हुए टोटल जो उसने पे किए, एक्सपेंसेस पेड, ये हुए 14,000 के, और उसने काउंटिंग पड़ी हुई है तो प्रॉफिट कैलकुलेट किया 6,000 का। बताइए क्या ये आप कैलकुलेशन को दुरुस्त मानते हैं? वो कहता भाई मुझे तो 6,000 का प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छी बात है, मैं ये आइंदा भी यही काम करता हूं। क्या अकाउंटिंग में तो ठीक है लेकिन इकोनॉमिक्स में भाई ठहर जाओ, आपने एक्सप्लिसिट कास्ट शामिल की है जो कैश आपने पे किया है, लेकिन इम्प्लिसिट कास्ट भी तो है। भाई इम्प्लिसिट कास्ट कौन सी है? वो जो आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है, जो आप सैलरी छोड़ के गए। तो इम्प्लिसिट कास्ट भी इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी। हम कहेंगे भाई इसको ऐसे कैलकुलेट करो, 10,000 वो भी डालो। अब देखो क्या रिजल्ट आया, नेट 6,000 का प्रॉफिट नहीं बल्कि 4,000 का लॉस है। आप फौरी तौर पे इस काम को छोड़ के नौकरी पे वापस जाएं। अब आप खुद बताएं कौन सा डिसीजन बेहतर है? कारोबार करता, बिजनेस वो करता रहेगा, गिवन के ये सारी सिचुएशन सेम रहती है। बिजनेस तो उसे 6,000 रुपया मंथली मिलता रहेगा, लेकिन अगर वो जॉब पे जाएगा तो उसे 10,000 रुपया मिलता रहेगा। इकोनॉमिक्स क्या कहती है बेहतर क्या है? जॉब पे जाए। अकाउंटिंग क्या कहती है? इसलिए कहता है। अब आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा एनालिसिस बेहतर है। खुद बताइए क्या हमें एक्सप्लिसिट कास्ट इम्प्लिसिट कास्ट दोनों को शामिल करना चाहिए कि सिर्फ एक्सप्लिसिट कास्ट को? तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए याद रखें एक्सप्लिसिट कास्ट इम्प्लिसिट कास्ट दोनों को इकोनॉमिक्स में हम कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया फर्क एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में? आगे चलते हैं। फिर उसने कहा ये कर्व मैं आपको बना के दिखाता हूं। किसका कर्व? फिक्स कास्ट का और वेरिएबल कास्ट का। फिक्स कास्ट का और वेरिएबल का। आपने कभी फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट का कर्व बनाया है? कितने स्टूडेंट्स ने फिक्स कास्ट वेरिएबल कास्ट का कर्व कभी बनाया है? चलिए किस जगह पे बनाया था, किस टॉपिक में? क्यों में बनाया था? शाबाश। देखिए फिक्स कास्ट क्या सही कर्व बना है? फिक्स कास्ट का कर्व जरा गौर से देख के बताइए क्या ये सही बना है?
देखें ये लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी नहीं कर रहा, लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी, आउटपुट 0 है फिर भी फिक्स कॉस्ट वही है, आउटपुट इंक्रीज हो रही है फिर भी फिक्स कॉस्ट। एग्री करते हैं फिक्स कॉस्ट का कर्व सही बना है? इसके साथ टिक लगा दूं कि आपने मुझे ओके कर दिया कि सही। चलिए अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है ये, देखें जब प्रोडक्शन 0 है वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 0। और जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। जब प्रोडक्शन 0 है वेरिएबल कॉस्ट भी, प्रोडक्शन आउटपुट इंक्रीज हो रही है वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज। देखिए इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज तो नहीं हो रही भाई, डाउनवर्ड तो नहीं आ रही, ऊपर ही जा रही है ना। अब आपके जहन में फौरन एक क्वेश्चन आए, देखिए टोटल कास्ट से आने की जरूरत है, वो तो फिक्स और वेरिएबल दोनों का डिफरेंस है। और चूंकि टोटल कास्ट में, गौर से सुनेगा, टोटल कास्ट में जो भी चेंज आता है वेरिएबल कास्ट की वजह से आता है, टोटल कास्ट में जो भी चेंज आता है वेरिएबल कास्ट की वजह से आता है, इसलिए टोटल कास्ट के कर्व की शेप भी वही है जो वेरिएबल कास्ट के वर्क की। बात समझ आ रही है आपको? तो असल में तो टोटल कास्ट यूं ही ड्रॉ किया है, कंसेप्ट तो समझाना है फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट का। फिक्स कास्ट ओके, वेरिएबल कास्ट भी समझ आता है, डेफिनेशन से मैच करता है कि जब आउटपुट बढ़ेगी वेरिएबल कास्ट बढ़ेगी, आउटपुट कम है वेरिएबल कास्ट। देखें आउटपुट बढ़ी, जैसे जैसे बढ़ रही वेरिएबल कास्ट बढ़ रही है, आउटपुट कम करते जाए वेरिएबल कास्ट कम होती जाएगी। यहां पे आपके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने हमारी जिंदगी मुश्किल क्यों कर दी, आपने वेरिएबल कास्ट ये घुमन-घेरिया डाल के क्यों बनाया? ये सीधा अगर वेरिएबल कास्ट बनाते तो ये भी तो ठीक था, ये भी तो वही कंसेप्ट बता रहा है कि जब वेरिएबल कास्ट, जब आउटपुट 0 है वेरिएबल कास्ट 0, आउटपुट बढ़ाते जाओ वेरिएबल कास्ट बढ़ती जाएगी, आउटपुट कम करते जाओ वेरिएबल कास्ट कम होती जाएगी। ये घूमने वाला वेरिएबल कास्ट कर क्यों बना है? इसका आंसर मैं अभी नहीं दे रहा आपको, इसका आंसर थोड़ी देर के बाद दूंगा। लेकिन आपके जहन में अकाउंटिंग में आपका जो भी कर्व बनाएगा ना वेरिएबल कास्ट का, वो हमेशा यही कर्व बनाएगा, सीधी लाइन। सिर्फ इकोनॉमिस्ट जब कभी वेरिएबल कास्ट का कर्व बनाएगा ना, ये थोड़ा सा कर्व वाली शेप दे के ऊपर लेके जाएगा। ये मैं अभी नहीं बता रहा किसकी वजह से, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये कर्व का फर्क है। अकाउंटेंट का वेरिएबल कास्ट सीधी लाइन होता है, इकोनॉमिस्ट का वेरिएबल कास्ट वो तो इधर भी हो सकते हैं, कम हो जाता। हाँ अभी नहीं बता रहा, इसको मैं क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं, नहीं अभी इसका क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं। आगे चलते हैं। फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट में फर्क समझ आ गया? अच्छा अब आगे चलते हैं मार्जिनल कास्ट। भाई मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल रेवेन्यू क्या था जी मेरे भाई? मार्जिनल रेवेन्यू क्या था? मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू ड्यू टू एडिशनल आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू एडिशनल आउटपुट। रेवेन्यू की बजाय कॉस्ट का वर्ड फिट करते हैं, वही डेफिनेशन इधर आ जाएगी। अच्छा मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला क्या था? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ये है फार्मूला मार्जिनल कॉस्ट का, मार्जिनल रेवेन्यू का चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन
आउटपुट या चेंज इन क्वांटिटी। ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला क्लियर हो गया, तो बताइए एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। सिंपल, जैसे एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला कैलकुलेट किया था उस तरह एवरेज कॉस्ट का भी। मुझे बताइए, क्या कंक्लूजन के ऊपर ला रहा हूं, क्या आपको टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कंसेप्ट समझ आ गया क्या होती है? क्या आपको इनकी कैलकुलेशन क्लियर हो गई, कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपको कोई डाटा दिया जाए तो कैलकुलेट कर लेंगे क्या? आ जाइए, ये आपके सामने टेबल है। इसमें पहला कॉलम है आउटपुट का, क्वांटिटी का। पहले क्वांटिटी 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर? फिर है फिक्स कॉस्ट। 0 पे कितनी, 1 पे कितनी, 2 पे कितनी, 3 पे, 4 5। भाई ये चेंज क्यों नहीं हो रही? फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो फिक्स ही रहेगी। और देखिए यूनिट 0 पे भी इनकर हो रही है फिक्स कॉस्ट। आगे चलता है वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट 0 पे कितनी है, 1 पे कितनी, 2 पे कितनी, 3 पे कितनी, 4 पे कितनी, 5 पे, 6 पे, 7 पे। क्लियर हुआ जी? अब देखते हैं हमारी क्लास में इकोनॉमिक्स का मास्टर कौन बैठा है, और 50 रुपए इनाम दूंगा जो एक सवाल का जवाब देगा। भैया पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। अच्छा ठीक है, चले। वेरिएबल कास्ट पे गौर कीजिए एक दफा फिर। 0 10 19 27 34 45 65 100। मेरा ख्याल तो ये है, अच्छा ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट आंसर एक ही है। मेरा तो ये ख्याल है, मैंने काउंटिंग पढ़ी, क्वेश्चंस किए, उसमें तो ये होता था यूनिट की कास्ट अगर 10 रुपए है तो 1 यूनिट बनाया कास्ट होगी 10 रुपए, और 2 बनाया कास्ट होनी चाहिए 20, 3 बनाया 30, 4 बनाया 40, 5 बनाया 50, 60 बनाया 6 बनाया 60, 7 बनाया तो 70 होनी चाहिए। ये अजीब सी बात है कि पहले आउटपुट बढ़ रही है तो यूनिट सस्ता पड़ रहा है, कॉस्ट कम हो रही है। देखिए ओवरऑल बेसिस पे, मतलब ओवरऑल बढ़ रही है लेकिन इंक्रीमेंटल जो मार्जिनल इफेक्ट आ रहा है वो कम आ रहा है। पहला यूनिट 10 में बढ़ा, दूसरा 9 में, तीसरा 8 में, चौथा 7 में। ये देखें आपके सामने, ठीक है? पहले तो कॉस्ट का इंक्रीज जो आ रहा है वो कम रेशो से आ रहा है, बाद में जो इंक्रीज आ रहा है ज्यादा रेशो से आ रहा है। ये सेम क्यों नहीं है भाई? हाथ उठा के बताना जिसको आंसर आता हो। नहीं वरना क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा जी। भाई ने कहा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, गलत जी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, शाबाश। अब मुझे ये बता दीजिए लॉ ऑफ वेरिएबल पर, अच्छा एक मिनट, भाई ने कहा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, इन्हें मैंने कहा गलत। उन्होंने कहा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, उन्हें कहा सही। इनको क्यों गलत किया? ये आपने सही जवाब दिया था। दिल कर रहा है 50 रुपए आपको दूं ना आप। बहरहाल कोई बात जे। हाँ भैया आपने शाबाश लॉन्ग रन का आंसर दिया। ये ले भैया 50 रुपए तुम्हारे भी बनते हैं, शाबाश। ये उनको भी दीजिए, ये उनको भी दीजिए। सुन लें भैया, उन्होंने जवाब दिया। ये कंसेप्ट मेरे भाई देखो, फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो कंसेप्ट है वो शॉर्ट रन का है कि लॉन्ग रन का? तो ये शॉर्ट रन है कि लॉन्ग रन है? शॉर्ट रन। कैसे पता चला शॉर्ट रन है? फिक्स कास्ट भी है, इसीलिए इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीजन नहीं है, बल्कि क्या रीजन है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
चलिए, आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहा, बिल्कुल ठीक। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के दो फेजेस हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। बता सकते हैं कहाँ? वैसे अगर मार्जिनल वाला कॉलम फिल कर देना तो फिर तो आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन मैं मार्जिनल के बगैर वैल्यूएशन कराना चाह रहा हूं। आप बता सकते हैं कि 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 34 तक, यहां तक कौन सा लॉ काम कर रहा है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। और यहां से लेके यहां तक कौन सा लॉ काम कर रहा है? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, ये इंक्रीजिंग रिटर्न है और ये डिक्रीजिंग। अब जरा इसको वेरीफाई करते हैं। फिक्स कॉस्ट 10, वेरिएबल कॉस्ट 0, टोटल कॉस्ट कितनी हुई? इसका मतलब हुआ 0 आउटपुट पे जितनी भी कॉस्ट होगी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट होगी। 1 आउटपुट पे फिक्स 10, वेरिएबल 10, टोटल कितना हुआ? 2 पे, 3 पे, 4 पे। समझ आ रहा है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। 5 पे, 6 पे, 7 पे। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। इससे पहले तो 0 होगी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट चले 0 है तो इधर 0 भी चाहे लिख दे, कोई मसला नहीं है। पहले यूनिट में मार्जिनल कॉस्ट कितने? 10। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। चेंज इन आउटपुट चूंकि एक ही होता है तो डिवाइडेड बाय 1 हमेशा वही आंसर आएगा। 10 दूसरे पे, 9 तीसरे पे, 11, 20, 35। अब देखें, मार्जिनल कास्ट पहले डिक्रीज हो रही है यहां से लेके यहां तक, और फिर इसके बाद यहां से लेके यहां तक इंक्रीज। तो देखें, हमारा जो इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न वाला कंसेप्ट था यहां पे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। और यही वजह है वेरिएबल कॉस्ट के स्ट्रेट लाइन ना होने की। अगर तो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट ऐसे चलती ना, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50, 6 पे 60, 7 पे 70, तो ये स्ट्रेट लाइन ही आती। लेकिन आपको पता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न की वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट में चेंज होता है वो सेम नहीं होता। पहले डिक्रीज हो रहा होता है, बाद में इंक्रीज हो रहा होता है। ये मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है किसकी वजह से? इंक्रीजिंग रिटर्न की वजह से। मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है किसकी वजह से? की वजह से। इसीलिए चूंकि चेंज सेम एक जैसा नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन भी स्ट्रेट नहीं है। तो आइंदा जब कभी आपने वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ करनी है इकोनॉमिक्स में, कैसी करनी है? ये कर्व वाली शेप देके, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी, वरना इसका मतलब है फिर आपको इकोनॉमिक्स का जो अहम लॉ था वो नहीं पता कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न क्या है। क्लियर होगी ये बात? अब देखिए आगे चलते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? डिवाइडेड बाय, ये तो 10 डिवाइडेड बाय 0, 0 ही कर लो, वरना मैथ में तो शायद इन्फिनिटी का आंसर आता होगा। पहले टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट 20 डिवाइड बाय 1, 20। अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी जरा, कैलकुलेटर। अच्छा, सिर्फ एक स्टूडेंट बताए, जब सारे बताते हैं कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। जी मेरे भाई, आपके पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर है आपके पास? मोबाइल पे? आपको एक मजे की बात बताऊं, एक दिन मैं गया नाई के पास और मैंने कहा मेरे बाल काट दो। उसने देखो वाले नहीं, तो बाल काट दो। उसने मुझे बिठाया और 2-3 दफा उसने कैंची मारी, मेरे जो है बाल खींचे जाए, मुझे बड़ी दर्द हुई। और मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, बाल काट रहे हो, मुझे दर्द। कहता है सॉरी सर जी, आज मेरे पास वो कैंची नहीं है जिसमें मैं प्रैक्टिस किया करता हूँ, ये मैंने किसी दूसरे की कैंची जो है उससे बाल काट रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है आप लोगों का जो आपके जो भी टूल्स होते हैं उन पे हाथ होता है? कहता है बिल्कुल सर, अगर मेरी कैंची होती ना तो आपको पता भी ना चला, 5 मिनट में सारे बाल जो है वो सेट कर देता आपके। तो उसी तरह जिस तरह उसके पास टूल्स होते हैं ना, ये
हम अकाउंटेंट है, हमारे पास भी कुछ टूल्स होते हैं। वो क्या है? हमारा सबसे बड़ा टूल कैलकुलेटर। और हाँ, अब करते हैं क्या, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ भैया, लिंक करता हूँ, ठहर जाए। सारे सेशन में प्रैक्टिस करते रहते हैं मोबाइल पे। आप एग्जाम में जब कैलकुलेटर लेके जाते हो तो मोबाइल लाउड नहीं, कैलकुलेटर लेके जाते हैं ना, आपका हाथ ही नहीं उधर चलता। उधर देख लो, मोबाइल में तो इधर 3 था, अब हाथ ऑटोमेटिकली सेट हुआ होता है उधर 3 पे। हो सकता है कैलकुलेटर में उधर 2। ठीक है, तो इसीलिए नहीं भाई, फॉर्मेट डिफरेंट होता है। हर लैपटॉप का भी फॉर्मेट दूसरे लैपटॉप से फिजिकल लेआउट डिफरेंट होता है। इसीलिए भैया ये आप थोड़ा सा कष्ट उठा लें, स्टार्ट ऑफ द सेशन ही एक कैलकुलेटर ले लें और उसी कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस किया करें। एग्जाम में आप फ्रस्ट्रेशन से बचेंगे। हम क्या करते थे, हम स्टार्ट में सीनियर से पूछ लेते थे, भाई सुन ले, ओ भैया सुन ले, हो सकता है काम की बात हो। हम स्टार्ट में सीनियर से पूछ लेते थे फाइनल लेवल के, सर वो कौन सा कैलकुलेटर है जो AFC से लेके MSA लेवल तक चलेगा। वो हमें कैलकुलेटर बता देते थे 3-4, हम उनमें से जो अच्छा लगता था वो खरीद लेते थे और फिर पूरे थ्रू आउट द CA कैरियर वही कैलकुलेटर इस्तेमाल करते थे। देखने में छोटी सी बात आपको लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस इतनी हो जाती थी, वो धड़ कैलकुलेशन हो रही होती। आपके पुराने बाबे देखे ना जो कैलकुलेटर पे काम करते हैं, आप तो एक एक उंगली से करते हैं ना, वो बाज़ का 2-3 उंगलियों से इकट्ठा काम कर रहे होते हैं, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तो भैया पहली फुर्सत में जाके एक कैलकुलेटर अच्छा सा ले लीजिए। नहीं, बाकी आपकी मर्जी है, बताना मेरा फर्ज था, अमल करना ना करना आपकी मर्जी। अच्छा एक मिनट आ रहे, सारे कैलकुलेशन में कुछ समझ नहीं आएगी, ये मेरे भाई आप बता दे। बाकी स्टूडेंट वेरीफाई कर लें सिर्फ क्या ये कैलकुलेशन ठीक है। आउटपुट 2 पे 14.5, 12.3, 11, 12.5, 15.7। ये क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, डायग्राम बनानी है। डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, क्वांटिटी या आउटपुट। वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, अच्छा कौन सी कास्ट, मार्जिनल का। टोटल कास्ट आपको पता है डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज नहीं करते, हम इकोनॉमिस्ट है, अकाउंटेंट थोड़ा ही है। तो यहां पे आएगा एवरेज कॉस्ट एंड टाइम बचाने के लिए AC/MC लिख दूं, चलेगा। आपने पूरा लिखना है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए, असूली तौर पे तो मुझे सिखाना चाहिए अब आपको यहाँ पे नंबरिंग करके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे कॉस्ट 10, 20, 30, 40, 50, 60, नहीं 40 तक नहीं जाएगी। टोटल कास्ट तो बनाना ही नहीं है मेरे भाई हमने, हाँ सिर्फ मार्जिनल कास्ट, एवरेज कास्ट 0 से लेके 40 तक जाएगा, मैक्सिमम 40 तक। तो यहाँ पे आप 0, उसके बाद 5 के इंटरवल से भी बना सकते हैं, 10 के इंटरवल से भी बना सकते हैं। आपने नोट नहीं किया शायद, मैंने कहा था आप 5 के इंटरवल से भी बना सकते हैं, 10 के। मैं नहीं बना रहा भाई, मैंने पहले ही बड़ी दफा बना लिया हूं मैं, ठीक है। हाँ तो ये आपकी होम, लेकिन आपको मैं एक जादू दिखाता हूं कि मैंने हालांकि नंबरिंग नहीं की, लेकिन जो आपके कर्व की शेप आएगी आपको अभी ना बता दूं, अभी आपने 0 को शामिल ना कीजिएगा, 0 वाला कर्व ना खींचिएगा, 1 से शुरू कीजिए, वरना इन्फिनिटी ढूंढते रहेंगे आप। 1 से शुरू करना है आपने। जो आपके कर्व आएंगे ना, पहले कौन सा बताऊं, मार्जिनल कॉस्ट का कि एवरेज। चले आप इतना जोर दे रहे हैं तो पहले एवरेज कॉस्ट का ही बना लेते हैं, ठीक है। ये जो एवरेज कॉस्ट का हमारा कर्व बनता है वो कौन सी शेप होती है भला, यू शेप। ये ले, नहीं मुझे पसंद नहीं आई, है यू शेप ठीक है, लेकिन ये नहीं। हाँ प्रकार, बिल्कुल प्रकार, शाबाश। हाँ, आप लोगों ने जब भी ये कॉस्ट कर्व ड्रा करना, मैं भूल गया था आपको बताना, कल से आप में से हर स्टूडेंट ने प्रकार जरूर, प्रकार नहीं डी भाई,
डी ऐसे रहेगा, वो डी साथ लेके आनी है, डी। हाँ जी, आपका बड़ा टाइम बचाएगी। तो यहां पे मैं, ठीक है, हाँ तकरीबन ठीक है। एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व। अब कौन सा कर्व ड्रा करना है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व नहीं भैया, वो तो इंडिफरेंस कर्व होता है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अच्छा, इसकी शेप भी यू शेप है, मार्जिनल कॉस्ट। हाँ क्या, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट और। अच्छा भाई, ये कैसे यू शेप है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर उस कर्व को यू शेप कहते हैं जो पहले डिक्रीज हो रहा हो फिर इंक्रीज हो रहा हो। जो पहले इंक्रीज हो रहा हो फिर डिक्रीज हो रहा है उसको यू शेप नहीं कहेंगे। तो ये भी पहले डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों यू शेप है। यहां तक क्लियर है? आखिरी कंसेप्ट आज का। कोई हमसे पूछे भैया मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है? मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है? हम कहेंगे ये तो पहले ही हम सीख चुके हैं, वही रिलेशनशिप जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी में है, वही फर्क जो शाहिद आफरीदी के इस मैच के स्कोर में और एवरेज स्कोर में है। इस मैच का स्कोर एवरेज स्कोर से ज्यादा है, मार्जिनल स्कोर ज्यादा है, एवरेज स्कोर क्या होगा? मार्जिनल स्कोर कम है, एवरेज स्कोर क्या होगा? मार्जिनल स्कोर और एवरेज स्कोर इक्वल है, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाला कंसेप्ट पढ़ा था चैप्टर 4 में। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी से ज्यादा है, एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी से कम है, एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होगी? और जहां पे दोनों इक्वल हैं वहां पे इक्वल होंगे। यही सुन लें, गौर से सुनिए। जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है, एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है? जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज। जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है, एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है? डिक्रीज। और जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल। और ये सुन, इक्वल, हाँ, या यूं कह ले, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट करती है वो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम है, ऐसे कह लें, ऐसे कह लें। चले, तो फिर मुझे बताइए, अगर कोई हमसे पूछे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या है, हम क्या कहेंगे? जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है, एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इक्वल है, तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पे कट कर रही है। ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम है। इससे आगे चलेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी, एवरेज कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट से पीछे चलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, एवरेज कॉस्ट कम होगी, डिक्रीज हो रही होगी। इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इक्वल है और ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। कुछ समझ आई आपको? आज आपने घर जाके क्या करना भला? टेस्ट की तैयारी तो करनी है। सिलेबस क्या था? चैप्टर 4 पूरा। लेकिन सुन लीजिए, आज घर जाके इस टेबल की मदद से एक दफा डायग्राम बनानी है और एक दफा बगैर टेबल के 2 डायग्राम बनाने। ज्यादा काम नहीं दे रहा, सिर्फ 2 काम दे रहा हूं। ये आधे घंटे क्या 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आज का लेक्चर खत्म यहाँ।